आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट की जहां सिर्फ पावर नहीं, दिमाग भी काम आता है। शैडो वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट और एक कॉमनर जो सिस्टम को तोड़ने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत एक युद्ध के मैदान से होती है, जहां एक ड्रैगन से लड़ने के लिए कुछ योद्धा उसके सामने खड़े होते हैं। ड्रैगन कहता है, तुम्हें सच में लगता है तुम जैसे इंसान मुझे हरा सकते हो? शैडो वर्ल्ड इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये इंसानों की दुनिया को काले धुएं में घेर लेता है। कोई नहीं जानता कि उस दुनिया में असल में होता क्या है। लेकिन जहां भी ये काला धुआं पहुंचता है, वहां एक भी चीज जिंदा नहीं बचती। अगर इंसान जिंदा रहना चाहते हैं, तो उन्हें इस परछाई की दुनिया पर कब्जा करना होगा। उन्हीं हीरोज में से एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो ड्रैगन से कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। ये सुनते ही ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और सीधा उन सब पर अटैक कर देता है। उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए राफेल अपनी शील्ड लेकर आगे आ जाता है, लेकिन अटैक उन तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि डेजिर ने अपने स्पेल से उसे रोका था। इसके बाद ड्रैगन दोबारा उन पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार भी डेजिर उसका अटैक कैंसिल कर देता है। डेजिर कहता है कि उसने ड्रैगन के मैजिक पैटर्न को एनालाइज कर लिया है और साथ ही उसके मैजिक को सील भी कर दिया है। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। जब ड्रैगन पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, तब राफेल को फाइनली चमकने का मौका मिलता है। वॉरियर्स और मेजेस मिलकर ड्रैगन पर पूरी ताकत से अटैक करते हैं। इसमें वो अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देते हैं। अजेस्ट भी ड्रैगन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ड्रैगन के हारते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। डेजिर भी चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब वो लोग वापस जा सकते थे। लेकिन शाम हो जाती है। ना ही क्लियर होने का कोई मैसेज आता है और ना ही अब तक वो वापस जा पाते हैं। डेजिर कहता है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे यकीन है हम जल्दी वापस जाएंगे। तब कोई कहता है, 15 करोड़ लोग उस ड्रैगन से लड़े थे और हम सिर्फ 6 बचे हैं। ये सुनकर डेजिर याद करता है कि इस लड़ाई में उसने कितने लोग खो दिए। तब सिला कहती है, हम अभी अभी जीते हैं। इस सब के बारे में सोचकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। वो राफेल की तारीफ करती है, क्योंकि उसने ड्रैगन का अटैक ब्लॉक किया था। राफेल कहता है, अरे नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया। हम सिर्फ डेजिर की वजह से जीत पाए हैं। राफेल बिल्कुल सच कह रहा था। अगर डेजिर न होता तो वो कभी नहीं जीत पाते। कोई पूछता है, तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम्हें कोई क्यों नहीं जानता? डेजिर जवाब देता है, इसलिए क्योंकि मैं एक कॉमन इंसान हूं। इसके बाद राफेल सबसे पूछता है, यहां से वापस जाने के बाद तुम लोग क्या करोगे? जॉर्ड कहता है, हमें शैडो वर्ल्ड को दोबारा बनने से रोकना होगा। जब वो अजेस्ट से पूछता है, तो वो बस उसे घूरने लगती है, जैसे उसने उसके समोसे चुरा लिए हों। वहीं डेजिर एक लड़की को याद करता है जो इस लड़ाई में मारी गई थी। तभी ड्रैगन के अंदर से मैजिकल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जॉर्ड कहता है, ये शायद ड्रैगन हार्ट की वजह से हो रहा है। ड्रैगन हार्ट सिर्फ ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि ड्रैगन के माना को भी स्टोर करता है। ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से माना कहीं जा नहीं पा रहा। मतलब यहां एक बड़ा धमाका होने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग एक शील्ड बना लेते हैं, लेकिन धमाका इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि शील्ड भी उसे नहीं रोक पाती। डेजिर भी अपनी पूरी पावर लगा देता है, लेकिन वो भी उस ब्लास्ट को नहीं रोक पाता। डेजर्ट सोचता है, क्या इतना सब कुछ करने के बाद हम यहीं मरने वाले हैं? लेकिन जैसे ही डेजर्ट की आंखें खुलती हैं, वो एक बिल्कुल अलग जगह पर होता है। एक लड़की स्टेज पर चढ़कर सबका हैब्रन एकेडमी में स्वागत करती है। ये वही एकेडमी होती है जिससे डेजर्ट ग्रेजुएट हुआ था। ब्रिजेट बताती है कि सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट होंगे। सिर्फ 600 स्टूडेंट्स ही इस एकेडमी को अटेंड कर पाएंगे। इस टेस्ट में उन्हें एक शैडो वर्ल्ड को पार करना होगा। ये शैडो वर्ल्ड सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया गया होता है और वो साल 3613 का एंट्रेंस एग्जाम शुरू करती है। साल सुनकर डेजर्ट समझ जाता है कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। ड्रैगन से उनकी लड़ाई साल 3616 में हुई थी,
वो लड़ाई 10 सालों तक चली थी, जिसमें उन्होंने सब कुछ खो दिया था। अब डेजर को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच में पास्ट में आ चुका है। तभी एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट लेडोरिया उसके सामने आती है। वही उसकी मेंटर होती है। डेजर को याद आता है कि लेडोरिया एक जीनियस फायर मेज थी और एकेडमी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर थी। उसकी प्रोफाइल चेक करते वक्त लेडोरिया को पता चलता है कि डेजर एक कॉमनर है। मतलब अगर वो टेस्ट कंप्लीट भी कर लेता है तो भी उसे बेटा क्लास में ही भेजा जाएगा। एकेडमी में नोबल के बच्चे अल्फा क्लास में रखे जाते हैं और कॉमनर्स के बच्चे बेटा क्लास में। इसलिए अगर कॉमनर के पास टैलेंट भी हो तो भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेडोरिया उसे हॉल में लेकर जाती है, जहां सभी स्टूडेंट्स फैसिलिटीज देखकर हैरान होते हैं। लेडोरिया कहती है, सब हैरान हैं, लेकिन तुम जरा भी हैरान नहीं लग रहे। डेजर जवाब देता है, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं हैरान हूं, बस मेरा चेहरा ही ऐसा है। इसके बाद लेडोरिया उसे टेस्ट के लिए ले जाने लगती है। तभी पीछे से एक स्टूडेंट लेडोरिया को नाम लेकर बुलाता है। वो पूछता है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? लेडोरिया बताती है, ये एक घटिया नोबल है, इसका नाम एलहाइम है। नाम सुनते ही डेजर को याद आता है कि एलहाइम एक वाटर मेज है। एलहाइम कहता है, बटलर, तू यहां क्या कर रही है? रास्ता भूल गई क्या? डेजर को याद आता है कि इसी बटलर ने उसे हराया था। ये सुनकर एलहाइम चुप हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि डेजर एक कॉमनर है, वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, तुम जैसे कॉमनर को एग्जाम भी नहीं देना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। तभी सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। लेडोरिया गुस्से में डेजर से कहती है, अगर तुम एग्जाम में पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें चप्पल से दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। हॉल में पहुंचकर डेजर इधर उधर मुंह घुमाते हुए एक लड़की को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, इधर उधर मुंह घुमाते हुए तुम बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हो। डेजर पिलट कर देखता है और पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो लड़की रोमांटिका होती है। डेजर कसम खाता है कि इस बार उस हादसे को होने नहीं देगा। डेजर रोमांटिका को बुलाने लगता है, लेकिन इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वो उससे पूछने लगती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। डिजीर कहता है कि उसने उसका नाम स्क्रीन पर देखा था और वो दोनों एक ही टेस्टिंग ग्रुप में हैं। रोमांटिका उसे गुड लक बोलती है और वहां से चली जाती है। डिजीर सोचता है, तुम नहीं जानती तुम्हें खोने के बाद मेरा क्या हाल हो गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा दोबारा होने नहीं दूंगा। इसके बाद लिटोरिया उसके पास आकर बताती है कि वो डी ग्रुप में है। वो समझाती है कि टेस्ट में उन्हें शैडो वर्ल्ड के अंदर रेस करनी होगी और ये रेस बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। अगर कोई ज्यादा इंजर्ड हो जाता है तो वो इजीली बाहर आ सकता है। डिजीर पूछता है, रेस में इंजर्ड कैसे हो सकते हैं? तभी वहां एलएम आता है और बताता है कि इस रेस में मैजिक और अटैक्स का यूज अलाउड है। इसका मतलब लोग इंजर्ड तो होंगे ही। उसके बाद वो उन्हें अपनी मेंटी से मिलवाता है। इस लड़की का नाम एस्टे है। वो एक मैजिक नाइट है। डिजीर उसे अच्छी तरह जानता था। वो एक आइस मैजिक नाइट है। साथ ही वो विजन मैजिक भी यूज करती है, जिसे इन्वर्स करना लगभग नामुमकिन होता है। फ्यूचर में वो डिजीर की सबसे पावरफुल और सबसे ट्रस्टेड कंपेनियन बनती है। तब कोई कहता है, क्या हुआ, उसे देखकर पहले ही हार मान ली क्या? ये कहकर वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। गुस्से में लिटोनिया डिजीर से कहती है, चाहे तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएं, इस टेस्ट को तुम्हें पास करना ही होगा। तभी सबके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें एंटर करते ही सब लोग शैडो वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अनाउंसर बताता है कि मैजिक और किसी भी अटैक का यूज अलाउड है। जो 3 लोग सबसे पहले गोल तक पहुंचेंगे वही पास होंगे, और अगर कोई ज्यादा डैमेज लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिजीर सोचता है, जब दुनिया खत्म हुई थी अजेस्ट भी मेरे साथ थी, क्या उसे भी सब कुछ याद है? तभी डिजीर हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अजेस्ट उसका नाम जानती है। लेकिन अजेस्ट कहती है कि उसने बस स्क्रीन पर देखा था। वो कहती है, तुम्हारा सर्कल सबसे लो है, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज एवरेज से भी कम है, तुम जैसे लोग यहां आते ही क्यों हो? लगता है तुम्हारी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है, तुम कब से मुझे घूर रहे हो? पर टेंशन मत लो, मैं वीक लोगों पर अटैक नहीं करती। डिजीर कहता है, ओह धन्यवाद मलिकाए हुस्न। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे आगे अजेस्ट निकल जाती है।
उसके पीछे बाकी सब होते हैं और बिल्कुल लास्ट में डिजीर और रोमांटिका होते हैं। रेस के दौरान रोमांटिका एक क्यूट से मॉन्स्टर को डरा देती है। वो तुरंत उससे माफी भी मांगती है। डिजीर कहता है, तुम अभी तक काफी सॉफ्ट हो। रोमांटिका पूछती है, अभी तक का मतलब क्या है? कहीं तुम मेरे कोई लफंगे लुच्चे आशिक तो नहीं? चुपचाप अपनी रेस पर ध्यान दो। डिजीर सिर्फ हंसते हुए उससे माफी मांगता है। ये देखकर रोमांटिका और भी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन तभी उनके सामने से एक अटैक आता है। टाइम पर डिजीर रोमांटिका को धक्का देकर बचा लेता है। रोमांटिका को बचाने के चक्कर में डिजीर खुद उस अटैक का शिकार हो जाता है। लेकिन इस बार रोमांटिका काउंटर अटैक करती है। वो उस अटैक को रोककर उस ओपोनेंट को हरा देती है। ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो लड़का डिस्क्वालीफाई हो जाता है। रोमांटिका डिजीर का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन डिजीर अभी भी वैसे ही स्माइल कर रहा होता है। इसी वजह से रोमांटिका और चढ़ जाती है। रोमांटिका चाहती थी कि अपनी असली एबिलिटीज बाद में यूज करे, लेकिन सिचुएशन देखकर वो अभी ही अपनी पावर्स यूज करने लगती है। दूसरी तरफ एकेडमी के सारे प्रोफेसर्स टेस्ट देख रहे होते हैं। मैजिक नाइट्स को देखकर सब काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन डिजीर को देखकर वो हंसने लगते हैं। ये एक कॉमनर है, इस बेचारे को मैजिक नाइट वाले ग्रुप में डाल दिया गया है। इसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। उधर अजेस्ट के पीछे भाग रहे 2 पार्टिसिपेंट्स पर तेज हवा का अटैक होता है। हवा इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि एक पेड़ उखड़कर उन पर गिर जाता है। इस वजह से वो दोनों टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अजेस्ट उस हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती जाती है। ये सारी पावर्स रोमांटिका की होती हैं। रोमांटिका कहती है, अब तो सिर्फ 3 ही बचे हैं, हम तीनों पास हो ही जाएंगे। फिर वो कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा कहूंगी? अब तुम्हारी बारी है, या तो खुद बाहर हो जाओ वरना बहुत दर्द होने वाला है। लेकिन धमकी के बाद भी डिजीर स्माइल करता रहता है। वो कहता है, मैं बाहर नहीं जाने वाला। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर रोमांटिका को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर अटैक करने की तैयारी कर लेती है। रोमांटिका पूरा अटैक कर देती है और सोचती है कि डिजीर अब डिस्क्वालीफाई हो ही जाएगा। लेकिन डिजीर बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है। डिजीर कहता है, तुम काफी कमाल की हो रोमांटिका, एक साथ इतने सारे सर्कल्स हैंडल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा फोकस स्पीड पर ज्यादा है। इसी वजह से तुम्हारा कंट्रोल वीक है। डायरेक्शन थोड़ा सा बदलते ही तुम्हारे अटैक्स मिस हो जाते हैं। ये सुनकर रोमांटिका और भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मुझे तुम जैसे इंसान से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, और फिर से डिजीर पर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार भी डिजीर सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करता है और उसके सारे अटैक्स डिजीर की जगह सीधे जमीन पर लग जाते हैं। ये सब देखकर रोमांटिका समझ जाती है कि डिजीर इनवर्स स्पेल का यूज कर रहा है। लेकिन आंखों से देखने के बाद भी उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इनवर्स स्पेल यूज करने के लिए कास्टर का लेवल रोमांटिका से भी ज्यादा होना चाहिए, और डिजीर तो सबसे लोएस्ट लेवल पर है। वो फिर से डिजीर पर अटैक करती है। इस बार डिजीर थोड़ा शो ऑफ करता है। वो अटैक को डिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है। रोमांटिका को यकीन नहीं होता कि उसका स्पेल इतनी आसानी से टूट गया। इसका मतलब ये था कि डिजीर की स्किल्स उससे भी ज्यादा हैं। रोमांटिका सोचती है, हमें जल्दी ये खत्म करना होगा, मुझे बाकी लोगों को भी निपटाना है। डिजीर को पास आता देखकर रोमांटिका पहले से भी बड़ा अटैक करती है, लेकिन इस बार भी डिजीर सारे स्पेल्स तोड़ देता है। डिजीर कहता है, तुम स्ट्रांग हो रोमांटिका, लेकिन तुम्हें और स्ट्रांग बनना होगा, वरना हमारा फ्यूचर कभी नहीं बदलेगा। वो उसके सारे मैजिक सर्कल्स डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पैरों पर एक स्पेल कास्ट करता है। रोमांटिका तुरंत पहचान जाती है कि ये एक बेसिक स्पेल है, एक ऐसा स्पेल जो फ्रिक्शन को रिमूव करता है। रोमांटिका पूछती है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें शायद टेस्ट समझ ही नहीं आया। हमें अपने मैजिक स्किल्स को नहीं दिखाना है, बल्कि गोल पर पहले पहुंचना है। और इस दुनिया में चाहे हम जितना भी इंजर्ड हो जाएं, हम मरेंगे नहीं। अब रोमांटिका को समझ आ गया था कि ये शनकी आदमी क्या करने वाला है। वो अपने ऊपर फायर स्पेल यूज करता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ फिजिस्ट फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी उसे फिजिस्ट की स्पीड से पता चलता है कि वो उसे क्रॉस कर जाएगा। इसने आखिर रोमांटिका को हराया कैसे? जो भी हो, मैं इसे आगे नहीं जाने दे सकती। वो एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करती है और डेसर पर अटैक कर देती है, लेकिन डेसर उसके अटैक्स को एनालाइज करने लगता है। इस प्रोसेस में वो उसके मैजिक सर्कल्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, पर इससे पहले कि वो सब कुछ कंट्रोल करता, वो उस पर अटैक कर देती है।
बाकी के एरोस का यूज करके डेसर उसके सभी अटैक्स की डायरेक्शन बदल देता है। इसके बाद एजिस्ट इतनी तेज अटैक करती है कि डेसर को एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन डेसर रास्ते में ही उसके अटैक को एनालाइज कर लेता है और उसकी डायरेक्शन बदल देता है। वो जानबूझकर उसे अपने पीछे गिरा देता है। इस वजह से वो खुद और तेज स्पीड से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगता है। उसके सनकीपन को देखकर एजिस्ट भी हैरान थी, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाती। इस रेस का गोल फिनिश लाइन तक पहुंचना था, ना कि एक दूसरे को हराना, और डेसर फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। इसका मतलब इस रेस में जहां उसका मुकाबला एक मैजिक नाइट से था, वहां एक कॉमनर जीत जाता है। लेकिन इस जीत से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो मुड़कर अपने दोस्तों को देखता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे और उसके दोस्तों को और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसने कई लोगों को हरा दिया होता है और उसे ग्रुप एफ का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसका नाम डॉन्टे होता है। वो रोमांटिका को देखकर अजीब सी स्माइल करता है। उधर सारे टीचर्स बात कर रहे होते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी कोई कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं जाने वाला। एक लेडी प्रोफेसर कहती है कि यही बहुत बड़ी बात है कि वो उन कॉमनर्स को एकेडमी अटेंड करने दे रहे हैं। तभी एक बुढ़ा उन सबको शांत करता है। वो बताता है कि एक रिकमेंडेशन आई है जिसमें एक कॉमनर को अल्फा क्लास में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। ये रिकमेंडेशन ब्रिजिट ने दी होती है और जिसे रेकमेंड किया गया है वो डेसर है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने अपने रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, जहां डेसर को बीटा क्लास असाइन की जाती है। इस पर उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, लेकिन तभी उसकी नजर रोमांटिका पर पड़ती है। रोमांटिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। इसके बाद सब अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच जाते हैं, जहां रोमांटिका अपनी क्लास की हालत देखकर डिप्रेस हो जाती है। मेजर्स को उनके सर्कल्स के हिसाब से रैंक किया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी सबको अपनी रैंक के हिसाब से ही प्लेस किया गया था। अगर तुम अल्फा क्लास में आना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम सर्कल 2 में होना होगा, और इस क्लास में होने का मतलब है कि तुम सब सड़क पर रेंगने वाले कीड़े जैसे हो। मेरा रैंक तो सर्कल 2 है, फिर भी मुझे बीटा क्लास में क्यों डाल दिया गया? वहीं रोमांटिका डेसर को उसी क्लास में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो एक मैजिक नाइट को भी हरा दिया था। तभी डेसर उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसे देखकर रोमांटिका चिढ़ जाती है। आगे डेसर ब्रिजिट से बात करता है। वो ऑर्फनेज में की गई मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। ब्रिजिट उसे बताती है कि वो बाकी टीचर्स को उसे अल्फा क्लास में लाने के लिए कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि वो सब के सब नोबल्स हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ साथ कई स्टूडेंट्स का टैलेंट बाहर नहीं आ पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी दुखी होती है। तभी उसके पास डोनेटा आता है। तुम ही रोमांटिका होगी। मेरा नाम डोनेटा है। मैं जल्द ही क्लास की सबसे पावरफुल पार्टी ब्लू मून ज्वाइन करने वाला हूँ। वहाँ एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स होंगे और मैं तुम्हें अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। रोमांटिका को लगता है कि अगर वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है तो शायद वो अल्फा क्लास में भी जा सकती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूं कि इसके बदले तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर रोमांटिका हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे होते हैं। डोनेटा उसे बताता है कि उसने उसे एंट्रेंस एग्जाम में देखा था और तभी उसे उसकी आंखों से प्यार हो गया था। वो उसे इन घटिया बीटा क्लास के स्टूडेंट्स से दूर रखना चाहता था। रोमांटिका कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन वो हार्मोन से भरा हुआ इंसान उसे एक गिफ्ट दे देता है। ये गिफ्ट सिर्फ उसी को दिया जाता है जिससे वो प्यार करता है। इस मिथिक गॉड रिलिक को देखकर रोमांटिका बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। तभी उसके पीछे डेसर आ जाता है, जिसकी वजह से वो घबराकर नीचे गिर जाती है। मैं भी तुमसे वही पूछने आया था जो नेटा पूछने आया था। रोमांटिका कहती है, उस जैसे लल्लू के साथ कौन डेट पर जाएगा? तुम्हारे साथ तो मैं पैसे लेकर भी डेट पर न जाऊं। मैं तो तुम्हें अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। ये सुनकर डेसर उस पर हंसने लगती है, क्योंकि वो एकेडमी की टॉप पार्टी छोड़कर उसकी 2 कौड़ी की पार्टी क्यों ज्वाइन करेगी? आगे चलकर यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इसके बाद डेसर टेबल पर एक पेपर रखता है। इसे तब पढ़ना जब तुम्हारे पास कोई ना हो। रोमांटिका को लगता है कि उसने इसमें कोई गंदी चीज लिखी होगी, लेकिन डेसर उसे बताता है कि पढ़ने के बाद इस लेटर को जला देना। लेटर पढ़ने के बाद रोमांटिका गुस्से में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि डेसर को ये सब कैसे पता है। जब डेसर वहां से जा रहा होता है तो वो एक लड़के को देखता है जिसका नाम प्राम होता है। जो भी वॉरियर्स उस बैटल में शामिल थे उनमें ये सबसे तेज था और इसे कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। मुझे इसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा।
तभी उसके पास रोमांटिका आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, डेसर कहता है कि पहले उन्हें प्रैक्टिस मैच देखना चाहिए। रोमांटिका को प्राम बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। वो उसे एक पपी की तरह रखना चाहती है। प्राम अपने वेपन के लिए ग्रेट स्वॉर्ड चूज करता है। वो बहुत तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका ओपोनेंट बीटा क्लास के चंपू से बात तक नहीं करना चाहता। इसके बाद उनकी फाइट शुरू कर दी जाती है, जहां वो पान थूकने वाला टिंगू प्राम की फाइटिंग एबिलिटीज देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन डेसर जानता है कि वो बिना सोचे समझे बस तलवार को इधर उधर घुमा रहा है। इसके बाद वो फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिस दौरान पान का थूक उसके अटैक को डॉज करता है और अपने अगले अटैक से प्राम की तलवार उसके हाथ से गिरा देता है। इसके बाद उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वो प्राम को पीटने लगता है। ये सब देखकर डेसर उसे बचाने आता है। तुम तो पहले ही जीत चुके थे, तुम्हें अब और क्या चाहिए था? क्या तुम इस बात से चिढ़ रहे हो कि बीटा क्लास में तुमसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है? ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो डेसर पर अटैक करता है, लेकिन डेसर अपने हाथ से ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तुम मैच जीत चुके हो, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? पान का थूक वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि वो उसकी शक्ल याद रखेगा। प्राम अपने हाथ पर पट्टी बांधता है और डेसर से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे चोट लगी थी। फिक्र मत करो, मैंने मैजिक का यूज किया था, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। वैसे भी मैं तुम्हें बचाने ही आया था। वहीं रोमांटिका अभी भी उसके प्यारे चेहरे को देखकर पगला रही होती है। आगे प्राइम कहता है कि डेसर ने उसे बचाया है, इसलिए फ्यूचर में जब भी उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी वो जरूर आएगा। इसके बाद डेसर रोमांटिका को एक अकेली सी जगह पर ले जाता है। वहां रोमांटिका उससे पूछती है कि जो उसने लेटर में लिखा है, क्या उसने इस बारे में किसी को बताया है या नहीं। मैं ये बात भला किसी को क्यों बताऊंगा, लेकिन प्रोफेसर्स इस बात को जानते हैं, इसलिए तुम्हें बीटा क्लास में रखा गया है। जब तुम 4 साल की थी, तुम्हारी फैमिली ने नोबल का टाइटल खरीद लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक कॉमनर का खून है और सारे प्रोफेसर्स तुम्हें वही समझते हैं। लेकिन रोमांटिका को लगता है कि अगर वो नेटा की पार्टी ज्वाइन करती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तुम भूल गई, नेटा कॉमनर्स को गंदी नाली का कीड़ा कह रहा था। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो तुम समझ सकती हो कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करो। हाँ, अगर तुम नहीं करती हो तो मैं अकेले प्राइम के साथ पार्टी बना लूंगा। उस प्यारे पप्पी को सोचकर रोमांटिका खुश हो जाती है, लेकिन उसे डेसर अभी भी काफी अजीब लग रहा था। वो हर वक्त हंसता रहता है और ऊपर से वो उसका सीक्रेट भी जानता है। डेस के दौरान वो बिल्कुल बेफिक्र था, फिर भी उसने एक मैजिक नाइट को हरा दिया। इसके अलावा वो इनवर्स स्पेल का भी यूज कर सकता है, जबकि वो सबसे नीचे वाले सर्कल में है। वो उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके सीक्रेट्स का पता लगा सके। दूसरी तरफ प्राइम एक अजीब सी तलवार को देख रहा होता है। ये तलवार उसे उसकी मां ने दी थी। उसकी मां ने कहा था कि जब तक उसके फादर उनके बारे में सोचते रहेंगे, ये तलवार चमकती रहेगी। लेकिन जैसे ही प्राइम उस तलवार को हाथ में लेता है, वो टूटने लगती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद डेसर उन दोनों को ब्रिजेट के ऑफिस ले जाता है। ब्रिजेट उससे पूछती है कि वो ये पार्टी क्यों बनाना चाहता है। डेसर बताता है कि वो रैंकिंग सिस्टम का टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में जाना चाहता है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल होने वाला है? मुझे पता है मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। वहीं प्राइम टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो प्रोफेसर उसे बताती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट में हर ग्रेड के स्टूडेंट्स का रैंक टेस्ट किया जाता है। इस टूर्नामेंट में अल्फा और बीटा दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए पार्टी में 3 से 6 मेंबर्स होने चाहिए। एग्जाम में 2 पार्टियां आपस में लड़ती हैं और जो पार्टी जीत जाती है उसका रैंक ऊपर चला जाता है। लेकिन ज्यादा मेंबर्स होने का मतलब ये नहीं होता कि वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी असेस की जाती है। इस टूर्नामेंट का मकसद ही सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग स्किल्स को टेस्ट करना होता है। जो पार्टी फाइनल राउंड तक पहुंचती है उसे अपने फाइनल मैच के लिए शैडो वर्ल्ड भेजा जाता है। वहां से जो 9 स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं उन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलता है। अगर वो सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। रोमांटिका को भी लगता है कि यह बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अल्फा क्लास का पावर लेवल उनका काफी ज्यादा होता है। पर यही वजह है कि हमें यह करना होगा। सारे प्रोफेसर्स को लगता है कि बीटा क्लास को सिखाना बेकार है। उन्हें लगता है कि उनमें जरा भी टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर हम तीनों सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि वो गलत थे। ब्रिजेट फिर से उन दोनों से पूछती है कि क्या वो डेसर की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो दोनों हाँ कह देते हैं।
आगे वो हाई क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने से गुजरते हैं, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो सिर्फ अल्फा क्लास के लिए होती है। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी जाते हैं, जो एक घटिया सा रूम होता है। रूम कम और पुराना खंडहर ज्यादा लगता है। वहां उनका स्वागत करने के लिए दर्जनों चूहे पहले से मौजूद होते हैं। डेसर कहता है कि उन्हें रूम की सफाई करनी होगी, लेकिन रोमांटिका को चूहों से बहुत डर लगता है। तो डेसर कहता है कि वो फिक्र ना करें, वो सब संभाल लेगा। ये सुनकर रोमांटिका को लगता है कि वो उनके लिए अलग रूम ढूंढने वाला है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस चूहों के बिलों में कपड़ा ठूस दूंगा। कोई रास्ता न देखते हुए उन्हें पूरे रूम की सफाई करनी पड़ती है। इतनी सफाई करके रोमांटिका का रंग ही उड़ जाता है। डेसर कहता है कि अब समय आ चुका है। ये सुनकर रोमांटिका को लगता है कि वो वापस रूम जाने की बात कर रहा है। रूम में बिल्कुल नहीं, अब तो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मुझे तुम्हारी घटिया पार्टी कभी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए थी। तभी रोमांटिका को याद आता है कि उसका असली गोल क्या है, और वो ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगती है। अरे ओ मैडम, वो एग्जिट है, ट्रेनिंग हॉल तो दूसरी तरफ है। सबसे पहले डेसर रोमांटिका को ट्रेन करना शुरू करता है ताकि वो उसके मैजिक की एक्यूरेसी इंप्रूव कर सके। रोमांटिका कहती है कि उसकी एक्यूरेसी ऑलरेडी काफी अच्छी है और वो काफी मैजिक अटैक्स उसी सर्कल पर करती है। पर डेसर उसे बताता है कि उसे सर्कल पर नहीं बल्कि सर्कल के सेंटर पर अटैक करना होगा, और उसे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि पास्ट में उसने बैटलफील्ड पर ऐसा करके दिखाया था। चिड़ी हुई रोमांटिका को वो और भड़काता है। अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी तो क्यों ना तुम और सफाई करो। ये सब सुनकर रोमांटिका को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है। अगली ट्रेनिंग के लिए डेसर रोमांटिका से कहता है कि बॉल को दूसरे सर्कल में डालो। अरे नहीं नहीं मोहतरमा, फेंकने नहीं डालना है। विंड मैजिक तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, तुम्हें हवा को ही कंट्रोल करना है। डेसर ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पहली ही बार में बॉल को मूव कर पाती है। अपनी तारीफ सुनकर रोमांटिका शर्माने लगती है। इसके बाद ब्रैम खुशी खुशी डेसर के पास आता है। उसे लग रहा होता है कि डेसर उसे सॉर्ड फाइटिंग सिखाएगा। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सॉर्ड फाइटिंग पहले ही इतनी अच्छी है कि तुम ये टूर्नामेंट जीत सकते हो। तुम्हें बस इस भारी भरकम तलवार की जगह एक हल्की तलवार यूज करनी है, जैसे कि एक रेपियर। ये सुनकर ब्रैम उसे अपने साथ चलने को कहता है। रोमांटिका की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। ब्रैम डेसर को अपने रूम में ले जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक कॉमनर थी और उसका फादर एक नोबल था जिसने कभी उसकी माँ से शादी नहीं की। उसके फादर ने सिर्फ ये तलवार छोड़कर चली गए। तलवार को देखकर डेसर पहचान जाता है कि ब्रैम इसी वेपन का यूज करता था। आगे ब्रैम बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसे इस तलवार के बारे में पता चला। तब से ही वो इसके साथ हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था ताकि जब वो अपने फादर से मिले तो उन्हें उस पर गर्व हो। लेकिन जब उसकी मां मरने वाली थी तब उन्होंने उससे कहा कि वो अपने फादर से मिलने की कोशिश भी ना करे। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, यहां तक कि वो उनका नाम भी नहीं जानती थी। इस दुनिया में एक नोबल का एक कॉमनर के साथ बच्चा होना शर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ब्रैम अपने फादर से मिलने गया होता तो शायद वो अब तक जिंदा भी ना होता। उसकी मां बस उसे बचाना चाहती थी। ब्रैम कहता है कि वो अपने फादर से मिलना चाहता था, इसीलिए उसने हब्रेलियन एकेडमी ज्वाइन की। वो इस तलवार को एक अप्रेजर के पास ले गया ताकि अपने फादर के और करीब महसूस कर सके। लेकिन उसे बताया गया कि ये बिल्कुल आम तलवार है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। उसे लगा था कि उसके फादर उससे प्यार करते थे, इसीलिए ये तलवार छोड़कर गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए ब्रैम उस तलवार का यूज नहीं करना चाहता। 3 दिन बाद वो सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। रोमांटिका बॉल को सर्कल के अंदर पहुंचा देती है। ये करके वो बहुत खुश होती है, लेकिन डेसर उसे बताता है कि बॉल अभी भी सर्कल के अंदर टिक नहीं रही, इसीलिए उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी डेसर उसके काफी करीब आ जाता है। रोमांटिका उसका चेहरा देखकर नेटा का दिया हुआ गिफ्ट याद कर लेती है। इसके बाद डेसर ब्रैम से पूछता है कि क्या वो उसकी तलवार देख सकता है, लेकिन ब्रैम बताता है कि वो तलवार नहीं दे सकता क्योंकि उसने उसे बेच दिया है। इसके बाद ब्रैम डेसर को उसी शॉप पर ले जाता है जहां उसने तलवार बेची थी। शॉप के बाहर क्लियरली लिखा होता है कि रिफंड नहीं दिया जाता। ब्रैम कहता है कि वो तलवार को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। तुम मुझे एक मौका तो दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी होगी वही करना।
जब वो शॉप के अंदर जाते हैं तो एक बड़ा सा आदमी दरवाजा खोलता है। ओए छोटू, तू कल भी यहीं आया था और आज नए लड़के के साथ आ गया। बता, खरीदने आया है या बेचने? मैं उस रेपियर को देखने आया हूं जो इसने कल बेची थी। तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? बिची हुई चीज वापस नहीं होती। मैं उसे वापस नहीं लेने आया, मैं असल में उसे खरीदने आया हूं। अच्छा, फिर तो ठीक है। वैसे भी इस तलवार की कोई खास वैल्यू नहीं है, पर यह काफी हल्की है। ये कैमोन है ना? ऐसी चीज मैंने पहले भी देखी है। अरे वाह, तुम्हें इसके बारे में पता है। नोबल्स ये उन्हें देते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। ये सुनकर प्रैम समझ जाता है कि उसके फादर ने ये तलवार उसकी मां को प्यार की वजह से दी थी। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो 40 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। 40 सिल्वर कॉइन्स? ये सुनकर प्रैम भड़क जाता है, क्योंकि जब उसने तलवार बेची थी तो उसे सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स मिले थे। डेसर प्रैम को शांत करता है और 40 सिल्वर कॉइन्स देकर तलवार खरीद लेता है। अपने मैजिक से चेक करने पर उसे पता चलता है कि तलवार पर कुछ लिखा हुआ है। डेसर प्रैम को बताता है कि हिल्ट पर एक निशान है, उसे दबाकर तलवार को खींचना होगा। जब प्रैम ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि तलवार के अंदर एक और तलवार है। वो तलवार बहुत ज्यादा चमक रही होती है। ना ही ये सिल्वर है, ना ही आयरन। डेसर बताता है कि ये ब्लैंशियम से बनी है। ये स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पंखों से भी हल्की होती है। इससे हाईएस्ट क्वालिटी वेपन्स यूज किए जाते हैं। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो टकला आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर ये तलवार सच में ब्लैंशियम की है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो डेसर पर अटैक करता है, लेकिन डेसर उसे आसानी से डॉज कर लेता है। जब वो दोबारा अटैक करने आता है, प्रैम उसके सामने आ जाता है। अरे, तुमने तो कहा था कि तुम तलवार को हाथ भी नहीं लगाओगे। अरे वो तो मैं इमोशंस में बह गया था, मजाक कर रहा हूं। टकला प्रैम पर अटैक करता है, लेकिन प्रैम काउंटर करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। इसके बाद प्रैम बहुत तेजी से काफी सारे अटैक्स करता है। टकला उसे देख भी नहीं पाता, लेकिन प्रैम के अटैक से सिर्फ हल्की फुल्की कट्स आती हैं। टकला जानबूझकर अपनी तलवार जमीन में फंसा देता है। जब प्रैम उस पर अटैक करने आता है, वो प्रैम को ऐसी लात मारता है कि वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराता है। उससे कहता है कि वो अपने फादर पर भरोसा रखे। तभी प्रॉम देखता है कि उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर वो फिर से खड़ा हो जाता है। मैं नहीं जानता तुम्हें ये पहले से पता था या नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए जरूर जीतूंगा। इसके बाद वो उस टकले की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो प्रॉम पर अटैक करता है, प्रॉम अपनी तलवार से उसके वेपन को काट देता है और फिर अपने अगले अटैक से उसे बेहोश कर देता है। प्रॉम कहता है कि वो इस तलवार की वजह से ही जिंदा है और इन सब के लिए अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन शॉपकीपर बताता है कि वो दरवाजा सिर्फ उस टकले से ही खुल सकता है और अगर वो यहां से जाना चाहते हैं तो उन्हें तलवार यहीं रखनी होगी। लेकिन तभी प्रॉम उस दरवाजे को ही काट देता है। रास्ते में वो कुछ खाने के लिए रुकते हैं और इतना सब कुछ करने के लिए प्रॉम उसका शुक्रिया अदा करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोस्त एक दूसरे के लिए इतना तो करते ही हैं। ये सुनकर प्रॉम इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब आखिरकार उसके पास कोई है जिसे वो अपना कह सकता है। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है और आखिरकार वो बॉल को उस सर्कल के बिल्कुल बीच में उतार देती है। इसके बाद वो उसी सर्कल पर काफी सारे अटैक्स बिल्कुल उसके सेंटर में मारने की कोशिश करती है और इस बार भी वो सक्सेसफुल होती है। इसके बाद वो अल्फा क्लास के बाहर खड़ी होती है, जहां थोड़ी देर बाद नीता आता है। उसके बाद वो साथ में खाना खा रहे होते हैं। तुम जरूर यहां मेरी पार्टी ज्वाइन करने आए हो, आओ मैं तुम्हें ब्लू मून के बाकी मेंबर्स से मिलाता हूं। लेकिन रोमांटिका उसका गिफ्ट वापस कर देती है, जिसे देखकर नीता को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। रोमांटिका बताती है कि ऐसा ही है और साथ ही उसने बीटा क्लास की एक पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये सुनकर नीता को लगता है कि उन लोगों ने उसे जरूर डराया होगा, लेकिन रोमांटिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस पार्टी का लीडर उसे काफी अच्छे से ट्रेन करता है और वो इम्प्रूव भी हो रही है। रोमांटिका उसे याद दिलाती है कि उसने कॉमनर्स को कचरे के बराबर कहा था। नीता कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो कचरे के अलावा और कुछ नहीं है। तब रोमांटिका बताती है कि वो भी एक कॉमनर थी। ये सुनकर नीता गंदा सा चेहरा बना लेता है,
लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो मजाक कर रही है। आगे रोमांटिका कहती है कि वो पहले एक कॉमनर थी, इसी वजह से हायर रैंक होने के बावजूद उसे बीटा क्लास में रखा गया। लेकिन वो खुश है क्योंकि कम से कम उसकी पार्टी के मेंबर्स उसके जैसे चेहरे नहीं बनाते। नीता कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि वो एक कॉमनर है तो वो उसे कभी इनवाइट नहीं करता। वहीं रोमांटिका जाते जाते उससे कहती है कि उनकी पार्टी अल्फा क्लास में आने की तैयारी कर रही है, यानी अब से वो दोनों दुश्मन हैं। उसके जाने के बाद नीता बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं कि जब वो बच्चा था, कॉमनर्स ने उसका घर जला दिया था और उसके फादर की एग्जीक्यूशन की डिमांड कर रहे थे। ये सब याद करके नीता कसम खाता है कि वो उन गंदे कॉमनर्स को कुचल कर रख देगा। आगे देजियर की टीम रैंकिंग टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड्स में होती है, जहां रोमांटिका एक ही अटैक में अपने सामने की 5 मेंबर्स की टीम को हरा देती है। इसके बाद एक एक करके वो मैचेस जीतते जाते हैं और धीरे धीरे टॉप 30 में पहुंच जाते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देख ब्रिजेट खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि अब सारे स्टूडेंट्स उनके ही टारगेट होंगे। दूसरी तरफ ब्लू मून का इंस्ट्रक्टर एक आर्टिकल देखकर गुस्से में होता है, जिसमें लिखा होता है कि एक पार्टी जिसमें सिर्फ बीटा क्लास के मेंबर्स हैं, वो टॉप 30 में पहुंच चुकी है। और क्या ये पहले लोग होंगे जो बीटा से अल्फा क्लास में जाएंगे? हम उस गंदी चीज को अल्फा क्लास में नहीं आने दे सकते। तुम भले ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, पर ट्रेडिशंस को मेंटेन करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए फाइनल राउंड में तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, ये गंदी नाली के कीड़े टूर्नामेंट से बाहर जाने चाहिए। हम उन्हें सिंगल रैंकर्स नहीं बनने देंगे। इसके बाद वो एजिस्ट से बात करता है। एजिस्ट कहती है कि उसे यकीन है कि वो देजियर को हरा सकती है। एजिस्ट फर्स्ट ईयर ब्लू मून की लीडर है और अपनी जिंदगी की पहली हार का बदला वो जरूर लेगी। इसके बाद पर्सिवल और नटाज एजिस्ट के पास आते हैं। उन्हें लगता है कि वो उसके लीडर बनने के खिलाफ है, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो उसे कुछ और कहना चाहते हैं। पर्सिवल कहता है कि वो प्रॉम को अपने हाथों से कुचलना चाहता है, वहीं नटाज रोमांटिका से लड़ना चाहता था। एजिस्ट उन्हें याद दिलाती है कि अगर वो साथ में लड़ेंगे तो जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन उन्हें अपने बदले के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तो एजिस्ट उनकी रिक्वेस्ट मान लेती है, लेकिन जाते जाते वो उनसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो देजियर को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि देजियर उसका शिकार है। दूसरी तरफ देजियर सोच रहा होता है कि क्या रोमांटिका और प्रॉम अगला स्टेप के लिए तैयार हैं या नहीं, और वो उन्हें बताता है कि वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि फाइनल राउंड के लिए उन्हें कुछ और करना होगा। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाता है और उनके सामने बुक्स रख देता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पढ़ाई करनी होगी। देजियर बताता है कि फाइनल राउंड एकेडमी के बनाए हुए शैडो वर्ल्ड में होगा, जहां हिस्टोरिकल इवेंट्स को दोबारा रिक्रिएट किया जाता है, और अगर वो उन्हें रोकने में कामयाब हो गए तो शैडो वर्ल्ड क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, पर हमें नहीं पता कौन से इंसिडेंट्स आएंगे, इसलिए मैंने बस तुक्के मारकर ये बुक्स निकाली हैं। लेकिन ऑब्वियसली देजियर जानता था कि फाइनल राउंड में क्या होने वाला है। वहीं पढ़ते पढ़ते रोमांटिका देखती है कि प्रॉम देजियर को देख रहा है। ये देखकर वो उसे चिढ़ाने लगती है, अरे क्या इधर प्यार के बुलबुले फूट रहे हैं? तुम्हें देजियर पसंद तो नहीं आ गया? बोलो बोलो। लेकिन जब वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, एक बुक देजियर के सर पर गिर जाती है। देजियर स्माइल करते हुए कहता है कि उनके लिए बेहतर होगा अगर वो पढ़ाई पर ध्यान दें। इसके थोड़ी देर बाद एजिस्ट देजियर के पास आती है और एजिस्ट काफी सीरियस होती है। और यहीं पर समय हो गया मिले हुए। मैंने सुना तुमने ब्लूमन को ज्वाइन कर लिया। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम्हें तो वैसे ही बेटा पार्टी में होना चाहिए। अगस्ट सीधा मुद्दे की बात शुरू करती है, लेकिन उससे पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करे, डेसर बोलना शुरू कर देता है, तुम यहाँ वर्ल्ड डिक्लेयर करने आई हो ना? अगस्ट कहती है कि उसने बिल्कुल सही समझा है। उसने पहली बार उसे कमजोर समझने की गलती की थी, लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस बार वो उसे हरा कर रहेगी। ये सब सुनकर डेसर बस स्माइल करता है, क्योंकि जानबूझकर उसने उसके साथ लड़ते वक्त इतनी ज्यादा मेहनत की थी ताकि वो उसे हराने के लिए और ज्यादा ताकतवर बने, जो फ्यूचर में सबके लिए बेटर होगा। इसके बाद फाइनल राउंड का दिन आ जाता है। पूरा
स्टेडियम भरा हुआ होता है। वहीं डेसर की टीम बेकार की बातें कर रही होती है, जिसे देखकर डेसर समझ जाता है कि वो दोनों बिल्कुल नर्वस नहीं है। उसके बाद वो तीनों स्टेडियम में एंटर करते हैं। ब्लू मून का एक लड़का जब डेसर को देखता है तो उसे वो बिल्कुल एक लल्लू जैसा लगता है। जितनी उसकी तारीफ हो रही है वो उसके बिल्कुल लायक नहीं लगता। तब एक लड़की कहती है कि डेसर को कमजोर समझना गलती होगी, लेकिन एक और लड़का बोलता है कि उन्हें डेसर जैसे छोकरे की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। तब अनाउंसर बताती है कि फाइनल राउंड बहुत जल्द शुरू होने वाला है और शायद वर्ल्ड को क्लियर करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक इंसिडेंट सॉल्व करना होगा। जीतने के लिए वो किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियसली इंजर्ड होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो भी शैडो वर्ल्ड को क्लियर करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और टॉप 9 को सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलेगा। डेसर और उसकी टीम रैंकिंग में सबसे नीचे है। अगर उन्हें सिंगल रैंकर्स बनना है तो या तो उन्हें अकेले ही शैडो वर्ल्ड क्लियर करना होगा या फिर बाकी सारी टीम्स को हराना पड़ेगा। इसके बाद उन सबके सामने पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स जाते हैं और लास्ट में डेसर और उसकी टीम की बारी आती है। जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो उन्हें अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि सबकी लोकेशन रैंडमली चूज की गई है। डेसर सोचता है कि उसे सबसे पहले प्राम और रोमांटिका को ढूंढना होगा। तभी उस पर एक अटैक होता है जिसे वो किसी तरह डॉज कर लेता है और तब पता चलता है कि ये वही नीले बालों वाली लड़की है। वो कहती है कि उसकी किस्मत कमाल की है, शैडो वर्ल्ड में पहुंचते ही उसे डेसर मिल गया। अरे वाह, मुझे पता नहीं था मैं इतना फेमस हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की डेसर पर अटैक करती है, लेकिन डेसर फायर मैजिक का यूज करके उसकी आइस को पिघला देता है। फिर वो अपना एक्वा वेव अटैक यूज करती है, जिसे डेसर अपने फायर अटैक से रोक लेता है। इसकी वजह से चारों तरफ भाप फैल जाती है। डेसर समझ जाता है कि उसका दूसरा स्पेल डिफेंसिव है। वो उस स्पेल को अपने वाटर मैजिक के साथ कंबाइन करती है, जिसकी वजह से बर्फ जमने लगती है और टूटकर चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद वो विंड मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से सारे आइस के टुकड़े तेज घूमने लगते हैं। वो कहती है कि उसका मैजिक ऐसा है जिसे उस जैसे कॉमनर्स कभी यूज नहीं कर सकते, लेकिन डेसर अभी भी हंस रहा होता है। मोहतरमा, तुम्हें इधर उधर नहीं, मेरे व्हीकल्स पर अटैक करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपने मैजिक पर कंट्रोल ही नहीं है। इतना कहकर डेसर चुटकी बजाता है और उसका पूरा मैजिक सर्कल टूट जाता है। डेसर सारे आइस के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और कहता है कि वॉर में कभी भी अपने ओपोनेंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपने नेक्स्ट मूव की तैयारी रखनी चाहिए। वो उस बड़े से क्रिस्टल से उस लड़की पर अटैक कर देता है। लड़की सोचती है कि एक कॉमनर का अटैक उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन डेसर उस क्रिस्टल को कई टुकड़ों में तोड़ देता है, जो बैरियर के चारों तरफ घूमकर उस लड़की को हरा देते हैं। उसके बाद उस लड़की की हार की अनाउंसमेंट होती है। दूसरी तरफ एक लड़का मजे ले रहा होता है, लेकिन तभी उस पर एक विंड अटैक होता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये अटैक रोमांटिका ने किया होता है। अब टोटल 27 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। रोमांटिका और प्राम एक दूसरे को ढूंढ चुके होते हैं। प्राम को डेसर की फिक्र हो रही होती है, जो देखकर रोमांटिका को वो काफी क्यूट लगता है। वो अपने विंड मैजिक का यूज करके आसपास के एनिमीज डिटेक्ट करती है और जो अकेला होता है उस पर अटैक करती है, लेकिन अचानक वो अटैक गायब हो जाता है। उसके सामने दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि डिटेक्शन मैजिक की एक कमी होती है। इससे उसे यूज करने वाले की लोकेशन भी रिवील हो जाती है। बेटा क्लास के कचरे को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा, रोमांटिका कहती है। थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कचरा कौन है। तभी अचानक प्राम उन पर अटैक कर देता है। वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और लड़की मैजिक से प्राम पर अटैक करने लगती है, लेकिन प्राम अपनी स्पीड की वजह से सब अटैक्स डॉज कर लेता है। ये देखकर दोनों स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। फिर लड़का जमीन पर अटैक करता है, चारों तरफ धूल उड़ा देता है और लड़की से कहता है कि मैजिक से उन दोनों को हरा दे। लड़की पहले डिटेक्शन मैजिक यूज करती है, लेकिन इस वजह से रोमांटिका उसकी लोकेशन जान लेती है और वो एक ही विंड अटैक से उसे हरा देती है। फिर वो उनकी बेइज्जती करती है, क्योंकि पहले उन्होंने खुद को छुपाया और फिर खुद ही डिटेक्शन मैजिक यूज करके अपनी लोकेशन रिवील कर दी। लड़का गुस्से में आ जाता है, लेकिन प्राम उसे याद दिलाता है कि उसे उस पर फोकस करना चाहिए। असल में प्राम बस उसका ध्यान भटका रहा होता है और रोमांटिका उस पर भी अटैक करके उसे हरा देती है। अब टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स बचे होते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि अगर बाकी सब भी इतने ही नल्ले हुए तो वो इजीली जीत जाएंगे। वो कहते हैं कि ये सब डेसर की वजह से है कि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग बने हैं। फिर रोमांटिका जोर से चिल्लाकर डेसर को बाहर आने को कहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो पास ही छुपा हुआ है। ओह, तुम्हें मेरे बारे में पता था? मुझे पता था तुम संभाल लोगे, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। रोमांटिका को समझ आ जाता है कि जिस पर उसने पहले अटैक किया था वो डेसर ही था। उसे लग रहा था कि वो काफी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन डेसर ने उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। डेसर उन दोनों की तारीफ करता है और मजाक मजाक में एक कुत्ते की तरह उनके सर पर हाथ फेरने लगता है, जिसकी वजह से रोमांटिका उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी शैडो वर्ल्ड के आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अब टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स बचे होते हैं। वहीं डेसर अपनी टीम को बताता है कि अल्फा क्लास तक पहुंचने के उनके पास दो रास्ते हैं, या तो सबसे पहले शैडो वर्ल्ड क्लियर करें या फिर टॉप 9 में पहुंच जाएं। और ये दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर उन्होंने अकेले शैडो वर्ल्ड क्लियर करने की कोशिश की तो बाकी सारी टीम्स उन पर एक साथ अटैक कर देंगी। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो सब एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। रोमांटिका सोच रही होती है कि उसने कभी बीटा क्लास से अल्फा क्लास जाने के बारे में सोचा भी नहीं था, और अगर उसने नेता की इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली होती तो अब तक सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका होता।
वो ये सब सोच ही रही होती है कि डेसर उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, टेंशन मत ले बालिका, तू पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तभी अचानक शैडो वर्ल्ड में एक जोर से घंटी बजती है। डेसर उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। ये प्रीवियस क्लॉक टावर वर्ल्ड है। क्लॉक टावर एक ऐसा मैजिकल डिवाइस होता है जो हर थोड़ी देर में मॉन्स्टर्स क्रिएट करता रहता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लॉक टावर ने एक नया मॉन्स्टर बना दिया है और सर्वाइवल क्वेस्ट शुरू हो चुका है। सभी टीम्स को उस मॉन्स्टर के अटैक से सर्वाइव करना होगा। सभी टीचर्स को लगता है कि अब बीटा क्लास सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ब्लू मून का इंस्ट्रक्टर ब्रिजिट को देखकर हंसने लगता है। तभी उन तीनों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अनाउंसमेंट होती है कि अब सिर्फ 17 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं। थोड़ी देर में उनके सामने से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। उसे देखकर रोमांटिका और प्राम डर के मारे डेसर से चिपक जाते हैं। वो मॉन्स्टर एक बड़ा सा चूहा होता है जो जोर जोर से चिल्लाता है। डेसर उन सबसे कहता है कि उन्हें यहां से निकलना होगा। तभी वहां बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। रोमांटिका उन पर विंड मैजिक से अटैक करती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। तब डेसर कहता है कि उन्हें उनके कमांडर पर अटैक करना होगा, जो उन्हीं के बीच कहीं छुपा हुआ है। डेसर जानता था कि उन चूहों का फेवरेट खाना इंसानी खून होता है। वो अपनी उंगली काटकर थोड़ा सा खून उनकी तरफ फेंक देता है। इससे मेन चूहा वहां से बाहर कूद कर आ जाता है। रोमांटिका उस पर अटैक करती है, लेकिन अटैक के बाद भी वो दोबारा खड़ा हो जाता है। सारे चूहे फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डेसर सबको वहां से हटने को कहता है, लेकिन तभी प्राम आगे बढ़कर उन चूहों के बीच चला जाता है। दूसरी तरफ बाकी टीम्स भी चूहों से मुश्किल से लड़ पा रही होती हैं और अब सिर्फ 13 पार्टिसिपेंट्स बचे होते हैं। रेड टीम के सामने भी बहुत सारे चूहे होते हैं, लेकिन उनका लीडर फायर मैजिक का यूज करता है। ग्रीन टीम के सामने सिर्फ एक छोटा सा चूहा आता है। वो कहता है, इससे हम डर रहे थे, अबे चूहे यहां से भाग। लेकिन तभी वो चूहा जोर से चिल्लाता है और उनके पास भी हजारों चूहे आ जाते हैं। इधर प्राम चूहों के बीच खड़ा होता है और उनके कमांडर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर डेसर अपने हाथों से ही चूहों के झुंड के अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो प्राम को दोबारा खोना नहीं चाहता था। तभी प्राम कमांडर पर अटैक करता है और उसे हराकर बाहर आ जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि उन्होंने सर्वाइवल क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। फाइट की वजह से प्राम बहुत ज्यादा थक चुका होता है और डेसर उसे एक पेड़ के नीचे सुला देता है। डेसर जानता था कि प्राम चूहों से बहुत ज्यादा डरता है, फिर भी उसे इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो सबके इंप्रूवमेंट को देखकर थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो खुद को मुक्का मारता है और याद दिलाता है कि उसके यहां होने की सिर्फ एक ही वजह है, वो अपने दोस्तों को दोबारा खोना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद डेसर वापस आता है। प्राम उसके चेहरे पर लगे निशान के बारे में पूछता है, लेकिन डेसर बात काटकर कहता है कि अब उन्हें क्लॉक टावर की तरफ बढ़ना होगा। इसके बाद हम बाकी टीम्स को देखते हैं। एजेस ने सारे चूहों को बर्फ में जमाकर हरा दिया होता है और रेड टीम के लीडर ने सबको जला दिया होता है। दूसरी तरफ डेसर और ब्लू मून की टीम क्लॉक टावर के पास पहुंच जाती है। तभी तेज हवा चलने लगती है और उनके ऊपर कई अटैक्स होने लगते हैं। वो ब्लॉक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन काफी मुश्किल हो रही होती है। इसी वजह से उनकी टीम के 2 मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उन अटैक्स को देखकर एजेस पहचान जाती है और हम देखते हैं कि रोमांटिका टावर के ऊपर से उन पर अटैक कर रही होती है। एजेस बाकी लोगों के साथ टावर की तरफ बढ़ने लगती है, जहां उन्हें रोमांटिका के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ना होता है। रोमांटिका डेसर से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। एजेस की टीम को हमारी लोकेशन का पता चल चुका है। डेसर कहता है, तो फिर हमें जाकर दूसरी टीम्स पर अटैक करना चाहिए। रोमांटिका बोलती है, ऐसा करने पर सारी टीम्स इस टावर के अंदर इकट्ठा हो जाएंगी। डेसर मुस्कुराते हुए कहता है, मोहतरमा, मैं यही चाहता हूं। इसके बाद रोमांटिका ग्रीन टीम पर अटैक करती है और उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर देती है। फिर डेसर एक दीवार पर अपनी पावर्स का यूज करता है। दूसरी तरफ जब ब्लू टीम टावर के अंदर जाती है तो उनके सामने अल्फा क्लास की 2 और टीम्स होती हैं। उन दोनों टीम्स को लगता है कि ब्लू मून ने छुपकर उन पर अटैक किया था। नेता उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी बात नहीं सुनते। एजेस उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। रेड टीम का लीडर कहता है, उनके अलावा इतने सारे स्पेल्स एक साथ कोई और कास्ट ही नहीं कर सकता। ये सुनकर एजेस समझ जाती है कि अगर वो सच भी बता दें कि ये बीटा क्लास के मेंबर्स ने किया है, तो भी कोई उनकी बात नहीं मानेगा। और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि डेसर का यही प्लान था। एजेस उन दोनों को पीछे रहने को कहती है, क्योंकि वो अकेले ही सबको हराने के लिए काफी थी। ये सुनकर रेड टीम का लीडर भड़क जाता है और वो एजेस पर फायर मैजिक से अटैक कर देता है। लेकिन एजेस उसके मैजिक से निकलकर उसकी टीम के एक मेंबर को लात मारती है और फिर एक पावरफुल मैजिक स्पेल कास्ट करती है। एजेस रेड टीम के एक टीम मेंबर को फ्रीज कर देती है। ये सब देखकर ग्रीन टीम रेड टीम के साथ टीम अप करने का डिसीजन लेती है।
क्योंकि उन्हें सिंगल रैंकर बनने का सिर्फ यही एक रास्ता दिख रहा होता है। लेकिन इतने लोग मिलकर लड़ने के बाद भी वो एजेस्ट का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उनकी फाइट की आवाज पूरे टावर में गूंज रही होती है। तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। डेसर उनसे कहता है कि उसका प्लान काम नहीं किया, क्योंकि एक भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट एलिमिनेट नहीं हुआ। इसके बाद एजेस्ट ऊपर अपनी टीम के पास पहुंच जाती है और बताती है कि उसने बाकी सबको सिर्फ उनकी जगह पर ही रोक दिया है। फिर वो सब उन लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं जिनसे वो फाइट करना चाहते थे। एजेस्ट कहती है कि उनका प्लान घटिया था, क्योंकि अगर वो सच में खुद को सिंगल रैंकर्स के लायक प्रूव करना चाहते हैं तो उन्हें खुद लड़ना होगा। इतना कहकर एजेस्ट अपने आइस मैजिक का यूज करती है और डेसर को साथ ले जाकर नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब रोमांटिका और प्राम उनका पीछा करने जाते हैं तो नेता और पर्सिबल उनके सामने आ जाते हैं। ऊपर डेसर की हालत काफी बुरी लग रही होती है, लेकिन एजेस्ट उसे खड़े होने को कहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इतना काफी नहीं था उसे हराने के लिए। तभी डेसर पत्थरों को उसकी तरफ फेंकता है, जो उसके पास पहुंचकर सांप में बदल जाते हैं। लेकिन एजेस्ट अपने आइस मैजिक से उन्हें टाइम पर फ्रीज कर देती है, जिससे वो उस पर अटैक नहीं कर पाते। दूसरी तरफ पर्सिबल और प्राम की फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में पर्सिबल प्राम पर भारी पड़ रहा होता है और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, तुम्हारी बड़ी वाली तलवार कहाँ है? प्राम उसे कहता है कि बकवास बंद करे। गुस्से में आकर पर्सिबल उस पर लगातार अटैक करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक प्राम तक नहीं पहुंच पाता। प्राम की स्पीड और स्किल्स उससे काफी ज्यादा बेटर होती हैं। पर्सिबल को समझ नहीं आता कि वो इतनी जल्दी इतना इंप्रूव कैसे हो गया, क्योंकि पिछली बार उसने उसे आसानी से हरा दिया था। प्राम एक किक मारकर पर्सिबल को नीचे गिरा देता है। पर्सिबल हैरान होकर पूछता है कि वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया, लेकिन प्राम सीधा जवाब देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ नेता और रोमांटिका की फाइट में नेता को जरा भी मुश्किल नहीं हो रही होती। मुझे लगा था तुम सर्कल 2 में हो, क्या बस इतना ही कर सकती हो? रोमांटिका पहले ही काफी ज्यादा माना यूज कर चुकी होती है और क्लोज कॉम्बैट में वो उतनी अच्छी नहीं होती। नेता उस पर अटैक करता है और उसे हराने ही वाला होता है, तभी एक आइस पिलर टूट जाता है। इस वजह से चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर रोमांटिका डेसर पर अटैक करने लगती है। ये देखकर नेता समझ जाता है कि रोमांटिका विंड मैजिक की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। लेकिन नेता के पास एक आइटम होता है जिसकी मदद से वो सारी धूल साफ कर देता है और फिर से रोमांटिका पर भारी पड़ने लगता है। रोमांटिका मुश्किल से उसके अटैक्स डॉज कर पा रही होती है। तब उसकी नजर नेता के गले में पहने उस आइटम पर पड़ती है जो उसने खुद उसे गिफ्ट किया होता है। नेता कहता है, इस गिफ्ट के लायक कोई कॉमनर कभी नहीं हो सकता। रोमांटिका उसे कहती है कि फालतू बातें बंद करे। यहां हम नोबल और कॉमनर नहीं, पहले स्टूडेंट्स हैं और उससे पहले इंसान। खुद को एक कॉमनर से कंपेयर होता देखकर नेता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लास, टैलेंट, स्ट्रेंथ, पैदा होने से लेकर अब तक उनकी जिंदगी का कुछ भी एक जैसा नहीं रहा। इतना कहकर वो मैजिक कास्ट करता है और रोमांटिका के चारों तरफ आग जला देता है। रोमांटिका कुछ कर पाती उससे पहले ही नेता एक और स्पेल कास्ट करता है, जिससे वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये देखकर प्राम उसकी मदद के लिए आता है। रोमांटिका बताती है कि उसने अटैक ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गई। नेता पर्सिबल से कहता है कि वो अकेले ही सारे कॉमनर्स को खत्म कर देगा और उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। प्राम उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है ताकि रोमांटिका अपना माना रिकवर कर सके, लेकिन नेता अपने मैजिक से प्राम को 2 पत्थरों के बीच कुचल देता है। फिर वो रोमांटिका पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी सही वक्त पर प्राम वापस उठकर नेता को रोक लेता है। रोमांटिका प्राम से कहती है कि वो पर्सिबल को लेकर यहां से दूर चला जाए। नेता उसके पीछे है तो वो अकेले ही उससे लड़ेगी। प्राम समझ जाता है कि रोमांटिका उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन वो कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो तीनों मिलकर सिंगल रैंकर्स बनेंगे। दूसरी तरफ एजेस्ट डेसर पर अटैक करती है, लेकिन डेसर अपने इनवर्स मैजिक का यूज करके उसके स्पेल्स तोड़ देता है। एजेस्ट अपने मैजिक से दीवारों पर चलते हुए डेसर पर अटैक करती है, लेकिन वो फिर से उसके स्पेल को तोड़ देता है। फिर एजेस्ट दोबारा आइस मैजिक का यूज करती है, लेकिन डेसर इस बार भी चुटकी बजाकर उसका स्पेल तोड़ देता है।
अब अटैक करने की बारी डेसर की होती है। वो फायर मैजिक से एजेस्ट पर अटैक करता है और जमीन से एक और फायर स्पेल कास्ट करता है, लेकिन एजेस्ट अपने आइस मैजिक से खुद को बचा लेती है। एजेस्ट पूछती है, माना स्पीड, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर चीज में मैं तुमसे बेटर हूं, फिर भी मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रही? डेसर मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें फाइट में और मजा लेना चाहिए। एजेस्ट को लगता है कि वो सिर्फ एक ही चीज में पीछे है, एक्सपीरियंस। वो उस पर फिर से अटैक करने जाती है, लेकिन डेसर फायरबॉल से काउंटर करता है। एजेस्ट सारी फायरबॉल्स डॉज करती हुई सीधा डेसर के पास पहुंच जाती है। आखिरी पल में डेसर अपनी स्ट्रेंथ बूस्ट करता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन एजेस्ट की ताकत अभी भी उससे ज्यादा होती है और वो उसे धक्का देकर दीवार में मार देती है। इसके बाद वो लगातार डेसर पर अटैक करती रहती है। इतनी मेहनत के बाद भी वो उसे हरा नहीं पाती। तब भी डेसर पूछता है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? वो कहता है कि आज तक उसकी किसी भी फाइट में उसे कभी टक्कर का अपोनेंट नहीं मिला। डेसर याद करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में भी एजेस्ट हमेशा बोल्ड रहती थी, क्योंकि उसे भी कभी टक्कर का अपोनेंट नहीं मिला था। एजेस्ट कहती है कि उसे मजा आ रहा है या नहीं ये वो नहीं जानती, लेकिन वो डेसर को हराना जरूर चाहती है। इसके बाद वो एक पावरफुल स्पेल कास्ट करती है और पूरी जगह को बर्फ में बदलने लगती है। वो थ्रोन रूम में बदल जाती है और सिंहासन पर बैठकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन एंड मोमेंट पर वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बहुत सारे मैजिक सर्कल्स कास्ट करती है और सब एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन डेजर को जरा भी डर नहीं लगता और वो अपना इनवर्स स्पेल कास्ट करके उसके सारे स्पेल्स ब्लॉक कर देता है। एजिस दोबारा उन स्पेल्स को कास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेजर उन्हें भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। डेजर याद करता है कि ये फ्रोजन पैलेस ऑफ विज मैजिक है, जिसमें एजिस बिना किसी लिमिट के अपने मैजिक का यूज कर सकती है। ये काफी एडवांस स्पेल है और डेजर ये जानकर हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी इसका यूज कर पा रही है। उसके सारे स्पेल्स डिस्ट्रॉय करते हुए डेजर कहता है कि वो चाहे जो भी कर ले, उसके स्पेल्स कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। एजिस को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड या सिर्फ मैजिक से उसे नहीं हरा सकती। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठाती है और पूरे आइस पैलेस को हटा देती है। जब डेजर देखता है कि वो क्या कर रही है तो वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रैम नीटा के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और एक जोर की किक मारकर उसे उड़ाकर दीवार की तरफ फेंक देता है। ब्रैम कहता है कि पर्सिवल की फाइट ज्वाइन करने से पहले उन्हें नीटा को हराना होगा, लेकिन तभी नीटा खड़ा होता है और पर्सिवल से मदद मांगता है उन्हें हराने के लिए। पर्सिवल भी रेडी हो जाता है और दोनों मिलकर रोमांटिका और प्रैम पर दोनों तरफ से अटैक कर देते हैं। लेकिन एंड मोमेंट पर रोमांटिका उनके मुंह के बिल्कुल सामने अपना मैजिक कास्ट करती है, जिससे दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ एजिस अपनी स्वॉर्ड को आइस मैजिक से ट्रांसफॉर्म करती है। डेजर पहचान जाता है कि ये एक मैजिक स्वॉर्ड है जिसे सिर्फ मैजिक नाइट्स ही यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इस स्किल को मास्टर करने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन एजिस ने इसे एक ही पल में अचीव कर लिया था। डेजर अपने मैजिक से पत्थर फेंककर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एजिस दूर से ही अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करती है। जैसे ही स्वॉर्ड स्विंग होती है, सारे पत्थर आइस में बदलकर टूट जाते हैं। इसके बाद डेजर फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन एजिस इसे भी एक ही झटके में रोक देती है। फिर वो पूरी स्पीड से डेजर की तरफ बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देती है। उसे लगता है कि वो जीत चुकी है, लेकिन तभी वो देखती है कि डेजर एक इनवर्स स्पेल कास्ट कर रहा है, पर किस पर कास्ट हो रहा है ये उसे समझ नहीं आता। तभी उसे पता चलता है कि डेजर ने इनवर्स स्पेल पूरे टावर पर कास्ट कर दिया है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि सर्वाइवल क्वेस्ट क्लियर हो चुका है और जिस स्टूडेंट ने ये टावर क्लियर किया है उसका नाम डेजर है। ये सुनते ही ब्लू मून के इंस्ट्रक्टर का खून खौल उठता है। इसके बाद सभी टीचर्स मीटिंग में बैठे होते हैं, जहां मोटू कहता है कि ब्रिजिट ने जरूर चीटिंग की होगी। वो कहता है कि कोई कॉमनर मैजिक नाइट को हराकर शैडो वॉल्ट को क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ टीचर्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनके पास ब्रिजिट के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। तभी हेडमास्टर अपने असिस्टेंट को कहकर सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाता है जिन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल दिया गया होता है। मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले ही हेडमास्टर कहता है कि उसने ये मीटिंग सिर्फ ओपिनियन सुनने के लिए रखी थी, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो। इसके बाद असिस्टेंट सभी 9 रैंकर्स के नाम लेता है, लेकिन हमें वो नाम सुनाए नहीं जाते। दूसरी तरफ एजिस और डेजर साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। डेजर उसे बताता है कि उनका पहला प्लान सभी अल्फा स्टूडेंट्स को आपस में लड़वाना था, लेकिन एजिस की वजह से वो प्लान फेल हो गया, इसलिए उन्हें शैडो वॉल्ट को खुद ही क्लियर करना पड़ा। डेजर बताता है कि वो टावर में सबसे पहले पहुंच गया था और उसने अपनी एनालिसिस पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन क्योंकि वो एजिस से फाइट कर रहा था
इसलिए वो एनालिसिस टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाया। ये सब सुनकर एजिस को लगता है कि पूरे टाइम वो डेजर की उंगलियों पर नाच रही थी, और शायद वो जीती भी इसलिए क्योंकि डेजर का मेन फोकस कभी फाइट पर था ही नहीं। लेकिन डेजर कहता है कि अगर उसकी स्वॉर्ड थोड़ी सी और तेज होती तो वो हार जाता। इतने में प्राइम और रोमांटिका भी वहां पहुंच जाते हैं और डेजर उन दोनों की तारीफ करता है। एजिस देखती है कि डेजर की टीम आपस में काफी क्लोज है और वो वहां से जाने लगती है। जाते जाते वो डेजर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहती है। रोमांटिका सीधा मना कर देती है, लेकिन डेजर कहता है कि वो शाम 6 बजे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकती है। इसके बाद तीनों प्रोफेसर ब्रिजिट के पास जाते हैं, जहां पहले से ही सेलिब्रेशन के लिए केक रखा होता है, क्योंकि तीनों के तीनों सिंगल रैंकर्स में प्रमोट हो चुके होते हैं। सेलिब्रेशन देखकर ब्रिजिट अपने पास्ट को याद करती है, जब वो एक ऑर्फनेज में गई थी। वहां एक छोटा बच्चा उसके पास आया था और पूछता है कि क्या वो उसे मैजिक सिखा सकती है। ब्रिजिट उसे मैजिक सिखाना शुरू करती है और उसे इतना आगे बढ़ता देखकर उसे खुद पर भी गर्व महसूस होता है। इसके बाद तीनों घूमने फिरने बाहर निकलते हैं, क्योंकि अल्फा क्लास ज्वाइन करने के बाद वो काफी ज्यादा बिजी होने वाले होते हैं। लेकिन डेजर्ट थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उसी पर होती हैं। आखिरकार दोनों मिलकर उसे मना ही लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो मॉल जाएंगे। मॉल में सबसे पहले रोमांटिका नए नए कपड़े ट्राई करके उन दोनों को दिखाती है, लेकिन जब भी वो कोई कपड़ा पहन कर आती है, डेजर बस इतना ही कहता है कि तुम ठीक लग रही हो। रोमांटिका थोड़ा और अच्छा सुनना चाहती थी, इसलिए वो एक और मौका देती है और कुछ अलग कपड़े पहन कर आती है। इस बार डेजर कहता है कि वो कमाल की लग रही है और ये कपड़े उस पर बहुत सूट कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात रोमांटिका से नहीं बल्कि प्राइम से कह रहा होता है। इस टिंगो ने बेचारी रोमांटिका से सारा अटेंशन ही छीन लिया होता है। इसके बाद प्राइम डेजर के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगता है और रोमांटिका को चुप कराता है, क्योंकि डेजर की टाई सेलेक्ट करने के लिए पूरा फोकस चाहिए होता है। ये करना होगा, लेकिन प्राइम डिसाइड ही नहीं कर पा रहा होता। तब डेसर रोमांटिका को इशारा करता है कि वो कुछ करके इसे चुप कराए, लेकिन रोमांटिका वापस इशारा करती है कि जब प्राइम ऐसा हो जाता है तो उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से बेचारे डेसर को वहीं खड़े रहना पड़ता है, चाहे इस चक्कर में उसकी टांगें ही क्यों ना कांपने लग जाएं। और फिर वो भयानक घटना आखिरकार हो ही जाती है। रोमांटिका को यकीन ही नहीं होता कि प्राइम ने शॉपिंग में उससे भी ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि प्राइम काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। इसके बाद वो सब नेक्स्ट शॉपिंग एरिया की तरफ निकल जाते हैं। तभी अचानक वहां रेजिस पहुंच जाती है और कहती है कि उसे कभी कभी नए जगहों पर आना पसंद है। तो डेसर अपने ग्रुप के साथ उसे इनवाइट करता है, लेकिन रेजिस इस इनविटेशन का मतलब कुछ और ही निकाल लेती है और उसे लगता है कि डेसर उसे डेट के लिए इनवाइट कर रहा है। डेसर उसे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए एजिस उसे कह देती है कि वो बस एक बड़ा सा मजाक कर रही थी। हे भगवान, ऐसे चेहरे के साथ कौन मजाक करता है? क्या इसने जिंदगी में कभी मजाक किया भी है? इसके बाद वो दोनों बाकियों के पास पहुंच जाते हैं। वहां प्राइम आर्केड में होता है और भयानक कंसंट्रेशन के बाद वो एक गिफ्ट मशीन से निकाल लेता है। वो डेसर के साथ सेलिब्रेट करना चाहते होते हैं, लेकिन उसके साथ एजिस को देखकर वो दोनों चीखने लगते हैं। तभी एजिस बच्चों की तरह प्राइम को उठाकर उसे डेसर के बगल में खड़ा कर देती है। इसके बाद प्राइम का गुस्सा शांत हो जाता है और बेचारी रोमांटिका का एक बार फिर से पोपट हो जाता है। डेसर कहता है कि उन्हें एयर हॉकी खेलनी चाहिए, लेकिन प्राइम फिर से उदास हो जाता है क्योंकि वो एजिस की टीम में चला जाता है। रोमांटिका अभी भी गुस्से में होती है और डेसर उसे याद दिलाता है कि वो अकेडमी के सबसे फास्ट स्वॉर्ड्समैन और एक मैजिक नाइट के खिलाफ लड़ने वाले हैं। लेकिन प्राइम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि वो पलक झपकते ही मैच खत्म कर देगा, ताकि नेक्स्ट राउंड में वो डेसर की टीम में आ सके। इसके बाद उन सब का मैच शुरू हो जाता है, जहां शुरू में सब कुछ बराबरी का चल रहा होता है। तभी रोमांटिका अपने विंड मैजिक का यूज करके उन दोनों के बीच से एक गोल कर देती है। डेसर रोमांटिका से कहता है कि मैजिक का यूज करना अनफेयर है, लेकिन एजिस को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। यह सुनते ही डेसर समझ जाता है कि यहां थोड़ा पंगा होने वाला है। इसके बाद एजिस अपने आइस मैजिक का यूज करके एक और गोल कर देती है। डेसर याद करता है कि एजिस को हारना कितना ज्यादा नफरत है, लेकिन इस वजह से रोमांटिका और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मैच और तेज हो जाता है। मैच के दौरान डेसर अपना मैजिक यूज करके एजिस के स्पेल को डिस्ट्रॉय करता है और फिर हिट मारकर उनके सामने गोल कर देता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद एजिस वहां से जाने लगती है और उसे अपने साथ ज्वाइन होने देने के लिए डेसर का शुक्रिया अदा करती है। उसे जाता देख रोमांटिका खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ, अब दोबारा उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा।
लेकिन डेसर और प्रैम उसे याद दिलाते हैं कि अब वो अल्फा क्लास में ही पढ़ेगी और ट्रेनिंग भी उनके साथ ही करेगी। अगले दिन रोमांटिका और प्रैम अल्फा क्लास में जाते हैं, जो बीटा क्लास के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर होती है। क्या बात है, तुम तो काफी खुश लग रही हो। चलो सुबह की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस रूम में एजिस भी पहुंच जाती है। थोड़ी स्ट्रेचिंग के बाद स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू होती है। रोमांटिका बिल्कुल भी खुश नहीं होती जब वो देखती है कि एजिस प्रैम को टक्कर दे रही है। इसके बाद एजिस बॉल को सर्कल के अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। तब रोमांटिका उसे दिखाती है कि पायरो लोग इसे कैसे करते हैं। डेसर देखता है कि रोमांटिका ने यह काम काफी आसानी से कर लिया, तो वो उसे एक साथ 5 बॉल्स दे देता है। रोमांटिका का कंट्रोल पहले से काफी इंप्रूव हो चुका होता है, इसलिए वो बिना किसी प्रॉब्लम के सारी 5 बॉल्स को सर्कल के अंदर रख देती है। तभी अचानक से 10 बॉल्स बाहर निकाल देता है। यह देखकर रोमांटिका परेशान हो जाती है और डेसर पर चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और एजिस डेसर के ट्रेनिंग मेथड की तारीफ करती है। इसके बाद एजिस वहां से चली जाती है। वहीं रोमांटिका बॉल्स के साथ प्रैक्टिस करके काफी ज्यादा थक चुकी होती है। वो डेसर से कहती है कि कम से कम सुबह की ट्रेनिंग तो थोड़ी कम रखें, लेकिन डेसर कहता है कि उनकी नेक्स्ट बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर उस बैटल में वो हारे तो उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो ट्रेनिंग को हल्का नहीं ले सकते। इसके बाद क्लास में टीचर बताती है कि इंसान और शैडो वर्ल्ड के बीच की फाइट अभी तक चल रही है और हर साल वो उनकी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। इसी वजह से उनका कॉन्टिनेंट, जो पहले काफी बड़ा था, अब सिर्फ आधा ही बचा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शैडो वर्ल्ड की क्लियरिंग रेट अब 99% तक पहुंच गई है। यह सब मैजिक जेम्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। मैजिक जेम्स तब मिलते हैं जब शैडो वर्ल्ड को क्लियर किया जाता है और इनके अंदर बहुत ज्यादा माना होता है, लेकिन इन्हें सीधा यूज नहीं किया जा सकता। इन्हें यूज करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसी प्रोसेस के बाद इन जेम्स की मदद से कई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट से पूछती है कि यह प्रोसेस किसने इन्वेंट किया था। वो रोमांटिका का नाम लेती है, जो थोड़ी सी नींद में होती है। एंड मोमेंट पर डेसर उसे जवाब बता देता है, जिसकी वजह से वो पूरी क्लास के सामने एम्बैरेस होने से बच जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वो तीनों प्रोफेसर के पास जाते हैं। डेसर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे सुनकर प्रोफेसर समझ जाती है कि वो तीनों सिंगल रैंकर्स हैं। प्रोफेसर को लगता है कि ये सीधी साधी लड़की शायद एकेडमी या मैजिक टावर से सपोर्ट मांगने आई है, क्योंकि हर पार्टी ऐसा करती है। लेकिन उनकी अप्लाई करने की डेट निकल चुकी होती है। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कहते हुए डेसर एक फॉर्म निकालकर उसके सामने रख देता है। डेसर चाहता था कि वो मैजिक टावर की यूरियल ब्रांच को गार्ड करे, लेकिन प्रोफेसर उसकी रिक्वेस्ट मना कर देती है, क्योंकि इसके लिए उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। तब डेसर बताता है कि उसे पता है कि उस ब्रांच के अंदर टीयर ऑफ रिच जर्नल नाम का एक गेम स्टोन है। यह सुनकर प्रोफेसर हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता। तभी डेसर कहता है कि सिर्फ 10 घंटों के अंदर दी आउटर्स नाम का ग्रुप उसे चुराने वाला है। वो कोशिश करने वाला है। प्रोफेसर को यकीन ही नहीं होता कि डेसर इतनी सारी चीजें कैसे जानता है। अभी कुछ दिन पहले तक वो बेटा क्लास में था और ये सारी इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट होती है। डेसर कहता है कि उसके पास समझाने का टाइम नहीं है और वो दोबारा प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बात मान लें। 10 घंटे बाद हम मैजिकल टावर्स के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। वहां जॉर्ड खड़ा होता है। तभी एक गार्ड भागता हुआ आता है और बताता है कि यूरेल ब्रांच पर अटैक हो चुका है। जॉर्ड चेक करता है कि वहां प्रोटेक्शन कौन दे रहा है और उसे पता चलता है कि वहां एक स्टूडेंट गार्ड कर रहा है, जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। टावर के बाहर हम देखते हैं कि एक लड़का कुछ ब्रेड्स लेकर भाग रहा होता है। तभी वो एक आदमी से टकराकर गिर जाता है, लेकिन वो आदमी उसके ब्रेड्स को नीचे गिरने से बचा लेता है। लड़का उस आदमी से माफी मांगता है और बताता है कि उसके भूखे भाई बहन उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी में था। आदमी कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, लेकिन याद रखना, रात में संभल कर चलना। ये कहकर वो जानबूझकर उसके ब्रेड्स को नीचे गिरा देता है और अपने पैरों से कुचल देता है। देखा, मैंने कहा था ना, अगर संभल कर नहीं चलोगे तो यही होगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ एक इनविजिबल आदमी भी होता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो उस लड़के को मार दे, लेकिन क्रैकन कहता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर जिसका ब्रेड गिरा था, वो लड़का हल्की सी स्माइल करता है। इसके बाद क्रैकन मैजिक टावर के सामने आता है और अब उसने मास्क पहना होता है। उसके पीछे उसकी पूरी आर्मी आ जाती है। क्रैकन के इशारे पर उसके सारे सोल्जर्स एक साथ मैजिक टावर पर अटैक कर देते हैं। तभी मैजिक टावर का डिफेंस बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जो उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है।
सिर्फ मैजिक से इस बैरियर को तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए क्रैकन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो अपनी तलवारों और वेपन से बैरियर पर अटैक करें। कुछ देर तक लगातार अटैक के बाद आखिरकार बैरियर टूट जाता है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वो देखते हैं कि टावर के सोल्जर्स पहले से ही उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़े होते हैं। क्रैकन को समझ नहीं आता कि यहां हो क्या रहा है, फिर भी वो अपने सोल्जर्स को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। जब बाहर फाइट चल रही होती है, क्रैकन कुछ सोल्जर्स के साथ इनविजिबल होकर टावर के अंदर चला जाता है। वो सोचने लगता है कि टावर के गार्ड्स कुछ ज्यादा ही प्रिपेयर्ड थे, जैसे उन्हें पहले से ही अटैक के बारे में पता हो। क्रैकन जेमस्टोन तक पहुंचता है और उस पर लगे बैरियर को तोड़ने के लिए अपना मैजिक यूज करता है, लेकिन उसके अटैक्स से बैरियर पर कोई असर नहीं पड़ता। तब क्रैकन सबको रोकता है और खुद उस बैरियर पर एक पावरफुल मैजिक कास्ट करता है, जिससे बैरियर तुरंत टूट जाता है। वो जेमस्टोन को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसके पीछे प्रैम आ जाता है और कहता है, अगर आउटर्स अपनी भलाई चाहते हैं तो इस जेमस्टोन को यहीं छोड़ दो। क्रैकन को समझ नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा उनके ग्रुप का नाम कैसे जानता है। इसके बाद वो अपने सारे सोल्जर्स को प्रैम को मारने का ऑर्डर देता है। सब मिलकर प्रैम पर अटैक करते हैं, लेकिन प्रैम उनके सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जब मैजिक अटैक्स काम नहीं करते तो वो वेपन से अटैक करने लगते हैं, लेकिन प्रैम उन्हें भी बिना किसी मुश्किल के हरा देता है। ये सब देखकर क्रैकन खुद मैजिक यूज करता है और प्रैम को हवा में उठाकर अटैक करता है। वो दोबारा मैजिक कास्ट करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बचने के लिए प्रैम पीछे हटने लगता है। तभी अचानक उसके आसपास दीवारें खड़ी हो जाती हैं और बाकी सोल्जर्स अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर रोमांटिका अपने विंड मैजिक से प्रैम को बचा लेती है। ये देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रोमांटिका छुपकर उन सब पर लगातार अटैक करती रहती है, यहां तक कि एक सोल्जर क्रैकन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। क्रैकन समझ जाता है कि ये अटैक्स उसके आर्मर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी डैमेज दे रहे हैं। वो अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ सोचता है कि इतने ज्यादा अटैक्स का मतलब है कि यहां एक से ज्यादा लोग मौजूद हैं। उसे फिर से शक होने लगता है कि कहीं इन लोगों को उसके प्लान के बारे में पहले से तो पता नहीं था। लेकिन वो इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है और सबको ऑर्डर देता है कि बस उसे प्रोटेक्ट करें। ये देखकर प्रैम उसकी तरफ बढ़ता है और 2 गार्ड्स को बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी एक गार्ड उसके सामने आकर उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है। इसी बीच क्रैकन अपने मैजिक से प्रैम पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए प्रैम को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अटैक से बचकर वो फिर से क्रैकन की तरफ बढ़ने लगता है। तब क्रैकन प्रैम को गिराने के लिए जमीन तोड़ देता है। प्रैम तो बच जाता है, लेकिन उसका एक आदमी नीचे गिर जाता है। प्रैम को यकीन नहीं होता कि क्रैकन अपने ही साथी को ऐसे सैक्रिफाइस कर सकता है। क्रैकन कहता है कि उसके जैसे लोग उसके पास बहुत सारे हैं। प्रैम फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन क्रैकन उसे आसानी से पीछे धकेल देता है। इसके बाद क्रैकन आसपास के पत्थरों के टुकड़ों को अपने चारों तरफ इकट्ठा करता है और उन्हें शील्ड की तरह यूज करता है। इसकी वजह से प्रैम के अटैक्स उस तक पहुंच ही नहीं पाते। तब रोमांटिका भी क्रैकन पर अटैक करती है। क्रैकन उसे ब्लॉक कर लेता है और इसी से उसे रोमांटिका की लोकेशन का पता चल जाता है। तुम लोगों को पहले से पता था कि हम यहां आने वाले हैं। तुम्हारा लीडर कौन है और तुम्हें यह सब किसने बताया? रोमांटिका सीधा मना कर देती है। इस पर क्रैकन उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्रैम को उसे बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। इसके बाद रोमांटिका बहुत सारे एयर बॉल से क्रैकन पर अटैक करने लगती है। उसकी एक्यूरेसी देखकर क्रैकन भी इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास पावर की काफी कमी है। तभी रोमांटिका उसके मुंह पर एक पत्थर दे मारती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एनिमे स्टोरी और इस इंसान वर्सेस रेड ड्रैगन वाली इंटेंस बैटल का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही पावरफुल एनिमे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से आगे क्या होगा, ह्यूमन जीतेगा या ड्रैगन? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार एनिमे लोर के साथ। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।